हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स पढ़ेंगे। ये सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का और फर्स्ट पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो लेट्स वी स्टार्ट द क्लास। फ्रॉम पैरा हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, इतिहासकार और उनके स्रोत। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी and the nature of their investigation. Last year, for example, you read about rulers of the Gupta dynasty and Harshvardhan. In this book, we will read about the following 1000 years from roughly 700 to 1750. इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए, पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। You will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period. They still rely on coins, inscriptions, architecture, and textual records for information. But there is also considerable discontinuity. The number and variety of textual records increased dramatically during this period. They slowly displaced other types of available information. Through this period, paper gradually became cheaper and more widely available. People used it to write holy text, chronicles of rulers, letters and teachings of saints, petitions and judicial records, and for registers of accounts and taxes. Manuscripts were collected by wealthy people, rulers, monasteries and temples. They were placed in libraries and archives. These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणित लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे हैं। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्मग्रस्त शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। द वैल्यू ऑफ पेपर, कागज का मूल्य। कंपेयर द फॉलोइंग, इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। In the middle of the 13th century, a scholar wanted to copy a book, but he did not have enough paper. So he washed the writing of a manuscript he did not want, dried the paper and used it. 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की पांडुलिपि की ज़रूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी और उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। Second, a century later, if you bought some food in the market, you could be lucky and have the shopkeeper wrap it for you in some paper. एक सदी बाद अगर आप बाजार में कोई खाद्य पदार्थ खरीदते तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार
वह वस्तु कागज में लपेट कर देता। Where was paper more expensive and easily available in the 13th or 14th century? तो कागज कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में? आर्चीव्स, ए प्लेस वेयर, अभिलेखागार, a place where documents and manuscripts are stored. Today, all national and states governments have archives where they keep all their old official records and transactions. ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यूरो का रिकॉर्ड रखते हैं। There was no printing press in those days, so scribes copied manuscript by hand. If you have ever copied a friend's homework, you would know that this is not a simple exercise. Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written. As a result, there are small but significant differences in your copy of your friend's work. Manuscript copying is somewhat similar. As scribes copied manuscripts, they also introduced small changes, a word here, a sentence there. These small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the same text became substantially different from one another. This is a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today. We are totally dependent upon the copies made by later scribes. As a result, historians have to read different manuscripts versions of the same text to guess what the author had originally written. उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलनवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृहकार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ मोटे तौर पर लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी पांडुलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गईं। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। Figure 1. A painting of scribe making a copy of a manuscript. This painting is only 10.5 centimeter by 7.1 centimeter in size. Because of its size, it is called a miniature. Miniature paintings were sometimes used to illustrate the text of manuscripts. They were so beautiful that later collectors often took the manuscripts apart and sold just the miniatures. चित्र 1. यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर है।
7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। Figure 2. Different kinds of handwritings could make the reading of Persian and Arabic difficult. The Nastaliq style on the left is cursive and easy to read. The Shikhast on the right is denser and more difficult. लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिक लिपि बाईं तरफ में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिवस्त लिपि दाईं ओर अधिक सघन और संक्षिप्त और कठिन है। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। ये पैरा छूट गया था। On occasion, authors revised their chronicles at different times. The 14th century chronicler Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. The two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960th century. It remained lost in large library collections. कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और पूरी दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में ही कहीं दबा पड़ा था। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। द स्टडी ऑफ द 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. At different moments in this period, new technologies made their appearance, like the Persian wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving, and firearms in combat. New foods and beverages arrived in the subcontinent: potatoes, corn, chilies, tea, and coffee. Remember that all these innovations, new technologies, and crops came along with people who brought other ideas with them as well. As a result, this was a period of economic, political, social, and cultural changes. You will learn more about some of these changes in chapter 5, 6, and 7. सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इतिहासकार की इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया: आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अध्याय 5, 6 और 7 में आप इनसे
कुछ और बारे में पढ़ेंगे। दिस was also a period of great mobility. Groups of people traveled long distances in search of opportunity. The subcontinent held immense wealth and the possibilities for people to carve a fortune. One group of people who became important in this period were the Rajputs, a name derived from Rajaputra, the son of a ruler between the 8th and 14th centuries. The term was applied more generally to a group of warriors who claimed Shastriya caste status. The term included not just rulers and chieftains, but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. Its chivalric code of conduct, extreme valor, and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. Other groups of people such as the Marathas, Sikhs, Jats, Ahoms, and Kayasthas, a caste of scribes and secretaries, also used the opportunities of the age to become politically important. इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया। Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and the extensions of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others. Changes in their habitat forced many forest dwellers to migrate. Others started tilling the land and became peasants. These new peasant groups gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, prized monasteries and temples. They became part of large complex societies and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. As a result, significant economic and social differences emerged amongst peasants. Some possessed more productive land, others also kept cattle, and some combined artisanal work with agricultural activity during the lean season. As society became more differentiated, people were grouped into jatis or subcastes and ranked on the basis of their backgrounds and their occupations. Ranks were not fixed permanently and varied according to the power, influence, and resources controlled by members of the jati. The status of the same jati could vary from area to area. इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था।
कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी और कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। Jatis framed their own rules and regulations to manage the conduct of their members. These regulations were enforced by an assembly of elders, described in some areas as the Jati Panchayat, but Jatis were also required to follow the rules of their villages. Several villages were governed by a chieftain. Together they were only one स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। हैबिटेट, पर्यावास, refers to the environment of a region and the social and economic lifestyle of its residents. इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। सो इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। आगे का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एट लास्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।